दोस्तों, खाकी और माफिया, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं और जैसे जैसे यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आगे बढ़ते हैं, आपको माफिया सुनाई देता है। और सर, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा, और हम लोग डरते भी हैं। लेकिन आप किस तरह से नकेल कसते हैं, मैं आपसे सर समझना चाहता हूं। ये माफिया होता क्या है? सबसे पहले तो सर ये बताइए आप हमें। सर माइक। माफिया आप अगर एक लाइन में समझना चाहें तो ये सिस्टम की नाजायज औलादें हैं। सिस्टम का मतलब सिस्टम में सब हैं। सिस्टम में सर बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप सीधे प्रश्न उठा रहे हैं। एक नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिस्टम में सब इंक्लूडेड हैं, हम भी उसी में इंक्लूडेड हैं, प्रशासन भी है, आपके नेता लोग भी हैं, सब उसी में इंक्लूडेड हैं। औलाद है इसलिए सबको प्रिय है। आप भी जानते हैं माफिया का जो रुतबा दबदबा ये सबको प्रिय है। नाजायज हैं इसलिए उसको कोई ओन नहीं करता। आप अगर किसी से पूछें आपके इनके संबंध हैं, वो साफ मना कर देगा, नहीं नहीं हमारे कोई संबंध नहीं। और ये एक दिन में पैदा नहीं हुए, कभी भी ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी, इन सब का लाभ उठाते उठाते ये सबके चहेते हो गए और धीरे धीरे उस श्रेणी में आ गए जिसे माफिया कहते हैं। और माफिया की जो कैटेगरी बनाई गई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं बिहार का नहीं जानता हूँ, हमारे यहाँ माफिया की बहुत ढेर सारी कैटेगरी बनाई गई। लैंड माफिया, अपराध माफिया, वन माफिया, शराब माफिया और एजुकेशन माफिया। इसके अलावा 3-4 और छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। तो जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने अपने सारे करतब दिखाकर और वो ऐसी जगह पहुंच गए कि लोगों के अंदर डर व्याप्त हो गया, लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया, लोगों के अंदर। आपने अभी कहा कि आपने गंभीर बात कही, कुछ लोगों पे टिप्पणी है, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इनमें से कोई ऐसा नहीं जो इस बात को न जानता हो कि माफिया एक्चुअली हैं कौन। सर एक एग्जाम्पल में सिर्फ बहुत छोटा सा, आप जुडिशरी के लिए कह रहे होंगे, किसी की कोई गलती नहीं है। एक माफिया हुआ करते थे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जिनका नाम अतीक अंसारी था, अतीक अहमद, और उसके भाई थे जिनको अभी एक लाइव आप ही के चैनल का लाइव दिखाई दे रहा था जब वो अशरफ जो मार दिए गए और उस समय आज तक का लाइव चल रहा था। बिल्कुल हमारे कैमरामैन आपके कैमरामैन के सामने उनकी एक जमानत की यानी बेल पिटीशन एक हाई कोर्ट में पड़ी। एक एक करके 10 हाई कोर्ट के जजों ने उसे रिक्यूज किया, उसे पास ऑन कर दिया कि हम नहीं सुनेंगे। 11वें जज ने उसे सुना और उनको जमानत दे दी। किसी ऑनरेबल कोर्ट के किसी जज ने ये नहीं कहा कि हम क्यों रिक्यूज करना चाहते हैं, हम क्यों इसे पास ऑन करना चाहते हैं, किसी ने नहीं कहा, कोई कारण नहीं बताया, बस जैसे कि नॉट बिफोर मी इस तरह से करके उसे। कारण सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सब सुधी श्रोता जो बैठे हैं ये भी जानते हैं कि क्यों रिक्यूज किया गया होगा। तो ये है उस माफिया के डेफिनेशन में कि इस तरह का, आप इसे डर कह लें, भय कह लें, कुछ भी, कोई भी तमाम शब्द हैं इसको कहने के लिए। तो इस तरह से ये सिस्टम की अवैध संतानें हैं और फिर उसके बाद सोसाइटी उनको माफिया कहने लगती है, पत्रकार कहने लगते हैं, हम भी कहने लगते हैं, हम उनको सूचीबद्ध करते हैं कि साहब ये किस तरह वाले माफिया हैं, फिर एक्शन की बात होती है। ये है माफिया। सर बहुत स्पष्टता के साथ, और जैसे आप एक दबंग पुलिस अधिकारी रहे हैं, उसी दबंगई के साथ आपने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित आज हमारे सामने कर दिया है। अमित सर ने कहा ना कि मैं तो उत्तर प्रदेश के माफिया की बात कर रहा हूं, बिहार का माफिया को मैं नहीं जानता। ऐसे ही माफिया होता है बिहार में भी? माफिया तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ही अलग है।
मे बी शायद शहरी परिवेश रहा, पढ़ा जाता है आईआईटी दिल्ली, सेंट जेवियर जयपुर, तो कभी मुझे ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। और राजस्थान से जब मैं बिहार गया इन 1999, तो आप सोच सकते हैं 25 साल पहले बिल्कुल ही डिफरेंट जगह थी। तो मेरे को बस एक ही चीज़ पता थी कि मैं इस नौकरी में, इंडियन पुलिस सर्विस में, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। मुझे बहुत मज़ा आता है एक पुलिस वाले की वर्दी पहनकर काम करने का, और द बेस्ट पार्ट इज मुझे इसके लिए तनख्वाह मिल रही है। तो बस मैंने कुछ सोचा ही नहीं। जो राजेश जी ने बोला, बहुत डीप बात बोली, लेकिन मैंने कभी इतना सोचा नहीं, जबकि आई एम सीनियर पुलिस ऑफिसर। मैंने कभी ये सब सोचा नहीं। जहां मुझे लगा किसी ने कानून तोड़ा है, चाहे वो माफिया हो चाहे छोटे लेवल का हो, बस मुझे उसको ठीक करना है। दैट इज ऑल आई थॉट। अभी भी मेरी सोच वही है। तो मैं इतना आगे सोचता नहीं कि माफिया में है, कौन है, क्या है, बट परिभाषा जो उन्होंने दी, बहुत बढ़िया परिभाषा दी। नहीं, ये वाकई हमें भी अच्छी लगी सर। ये बिहार डायरीज क्या है? बिहार डायरीज, बिहार में मैंने एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा था, जिसने वहाँ पे बिहार में एक ज़माने में बड़े नरसंहार होते थे, आपको पता ही है। और उस अपराधी को जो पकड़ा, उसकी पीछे की जो पूरी कहानी है, कैसे मतलब कितने उसमें शतरंज की कितनी हमने चालें चली, और साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति, सारी जो जो चीज़ें उसमें अप्लाई की, वो सारा मुझे लगा बिल्कुल एक किताब में उतारना चाहिए। कई बार कई लोग मुझसे जब वो कहानी सुनते थे, बोलते थे कि किताब में आप इसको ज़रूर उतारिए, ये बिल्कुल एक मसालेदार चीज़ है और बॉलीवुड स्टोरी टाइप लग रहा है। एंड यू नो, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो अगर आप सोचे कोई स्टोरी लिखना, तो आप शायद नहीं लिख पाएंगे कि क्या उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स दूं, लेकिन रियलिटी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक मौका मिला, मैंने उस किताब को लिखा, और उसमें कई चीज़ें आप कहते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी। मैंने अपने स्कूल के, अपने कॉलेज की लाइफ के बारे में लिखा कि कैसे मैं कितना शर्मिला और एक डरपोक लड़का था जो रैगिंग से भी डरता था, कैसे ट्रांसफॉर्म होकर मैंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, कैसे बिहार में मैंने काम किया, कैसे बिहार में मुझे जनता का ज़बरदस्त प्यार मिला, मेरे सबॉर्डिनेट्स का सपोर्ट मिला। वो सारी चीज़ें उसमें मैंने लिखी, और उसमें काफ़ी ह्यूमर भी है। बहुत सीरियस किताब है जी। पूरा। उसमें गैंगस्टर्स के बारे में, पुलिसिंग के बारे में सब विस्तार से मैंने लिखा है। ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया, कैसे अपना दिमाग यूज़ किया, एक IIT का जो ब्रेन होता है, कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, जो ज़माने बहुत यूनिक और रेयर चीज़ थी। बट उससे ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगा कि सबसे अच्छी चीज़ थी कि पुलिस के बारे में जो जनरल परसेप्शन लोगों का है, वो आप जानते हैं अपने देश में काफ़ी नेगेटिव है। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे बहुत से लोग मिले। यहाँ पे भी डॉक्टर रमा पांडे आई हुई है, आपकी लखनऊ की फेमस सर्जन है, कल मुझसे मिली। किताब पढ़ के बहुत लोगों को उसके बाद लगा कि हाँ, पुलिस में भी एक इंसान ही है, हमारी जैसा समाज का ही एक इंसान है, और जितना हम उसको गलत समझते इतना वो है नहीं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द बुक। वेरी गुड। लेकिन आपने परसेप्शन का जिक्र कर दिया, तो दोस्तों मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। दो इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आपके मन में भी वो बात है सर? राजेश सर, आपसे शुरू कर रहा हूँ, दोनों से पूछूंगा। हम लोगों के मन में तो पुलिस का परसेप्शन ये है कि पुलिस अगर मुझे अगर अमित लोढ़ा बनाना सिद्ध करना चाहे, तो मैं खुद बोलूंगा आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हाँ, मैं अमित लोढ़ा हूं। ये सच्चाई है सर? जैसा आप कह रहे हैं, आपके कहने का आशय ये है कि पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। हमारे ख्याल से आप यही कहना बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। आप मान रहे हैं सर? नहीं, देखिए, एक जमाना था, ये जमाना था पहले की। देखिए, पहले की पुलिस, पहले की IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, ये तीनों पनिशमेंट ओरिएंटेड थे। दंड देना उनका, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपना शासन साबित करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए, उन्होंने पनिशमेंट ओरिएंटेड सारे कानून बनाए। बहुत कम पुलिस फोर्स थाने पे होती थी, और हमारा चौकीदार जो होता था, आज भी है चौकीदार, लाल साफा लगा के, खाकी ड्रेस पहन के और चपरास लगा के, जब ये किसी गांव में घुस जाता था तो गांव के गांव खाली हो जाते थे, क्योंकि पर्पस यही था अंग्रेजों का कि आप डरें, हमें लगान दें, कतई उसमें रिबेलियन वाली कोई बात न हो, कोई विरोध न करें। इसीलिए पहला चैप्टर जो IPC का था वो इसी पे था, सेडिशन। अब
चीज़ें बदली हैं। नया जो आपका जो नई आईपीसी, सीआरपीसी, जिसको भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, ये जो आई हैं ये न्याय ओरिएंटेड हैं। कि इसमें आपको जो पहला चैप्टर है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इस तरह से करके है। तो ये परसेप्शन था, बहुत डर था सर। लेकिन जब से हम मॉडर्न कम्युनिकेशन में आए हैं, हमारा मोबाइल आ गया है, थानों पे सीसीटीवी लग गए हैं, चौराहे चौराहे सीसीटीवी लग गए हैं, उसकी वजह से ये धीरे धीरे डर भी कम हो रहा है। और दूसरे, हमारी नई जनरेशन में, ये पुरानी जनरेशन बिल्कुल डरती थी। उनको लगता था कि हम अगर थाने गए तो जाने क्या कर देंगे, ये पता नहीं किस आरोप में बंद कर देंगे। बहुत बुरा माना जाता बहुत था। बुरा माना जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत बुरा। लेकिन अब धीरे धीरे ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। और तब तक कहा जा रहा था कि साहब हमारी चूंकि सारे कानून पुराने हैं, ब्रिटिश पीरियड के हैं, इसलिए ये चेंज नहीं हो पा रहा है। अब हमें उम्मीद है, सामने हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कि अब इसके आने के बाद सर जो पुलिस के बारे में परसेप्शन है वो बदलेगा, और जरूर बदलेगा। ये भी कह सकते हैं कि बदल रहा है। देखिए, पहले होता ऐसा क्यों था, कोई एक मर्डर हुआ और एक अपराधी पकड़ा गया, विवेचना के समय सब इंस्पेक्टर ने पूछा, भाई आप उस समय मौके पे थे, तो वो एक टिकट दिखाता था। पहले एक वो गत्ते का टिकट आता था रेलवे का, जो आप जहां खरीदने जाते हैं तो उसमें एक बड़ी सी खट खट वाली मशीन होती थी, उसमें डाल देते थे, उसमें वो छप के आता था किस डेट का है टिकट, ये कहां से कहां का है। और जब आप स्टेशन के बाहर जाते थे तो टिकट कलेक्टर जो होता था वो टिकट आपसे ले लेता था, उसे रखे रहता था। वकील उनको बताते थे चले जाओ वहां से, एक कलकत्ता का टिकट ले आओ या एक बंबई का टिकट ले आओ। बंबई का टिकट आ गया और उसने कहा साहब मैं तो उस दिन बंबई में था। पुलिस के पास या जुडिशियल ऑफिसर के पास या कोर्ट के पास ऐसा कोई जरिया नहीं था ये साबित करने का कि नहीं साहब आप उस दिन कलकत्ता में नहीं थे, आप मौके पर थे। आज ये संभव नहीं है। आपकी सीडीआर बता देगी, बिना मोबाइल के आप चलेंगे नहीं, आप जहां गए हों, जहां भी गए हों। अब तो बहुत छोटे छोटे कस्बों में सीसीटीवी है। इसमें मैं कुछ और चीजें जोड़ना चाहूंगा। जी। इन्होंने जो लॉजिकल बातें बताई वो तो है, बट उससे ज्यादा एक और चीज जो मैंने देखी है, आप जैसे कह रहे हैं पब्लिक का परसेप्शन पुलिस के बारे में क्या है। हमारी पब्लिक भी तो एक्सपेक्टेशंस पुलिस से इतने ज्यादा करती है। पुलिस, मुझे लगता है एकमात्र डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे तुरंत लोग चाहते हैं इंस्टेंटली रिजल्ट मिले, अभी बोला बस अभी हो जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक पुलिस वाला कितने प्रेशर में काम करता है सभी को पता है, कोई इसमें नई बात है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे राजेश जी ने अपने स्टोरीज बताई, तो बिहार में बहुत पढ़े लिखे एक डॉक्टर, इंग्लैंड रिटर्न, उनके घर से कुछ सामान चोरी हो गया। मुझे आए पूरा कि अमित जी, एसपी साहब, इसको, मुझे इस नौकर पे शक है, इसको आप 3rd डिग्री करिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको कंफर्म्ड है किसी ने चोरी की है, मुझे ऐसा लगता है, और आप इसको उगलवा लेंगे। तो पढ़ा लिखा आदमी खुद इस तरह की चीजें चाहता है। अक्सर मैंने ये भी सोचा, जब मैं विदेश कभी गया तो वहां पे हमारी जो विदेश की पुलिस होती है हमको बोलेगी सर मैं हेल्प यू, मैम कैन आई हेल्प यू। तो इंडिया में मुझे कई बार लगता था इंडिया में ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं, जबकि हमारी पुलिस, शालीन अभी कुंभ में इतना जबरदस्त मैनेजमेंट हो रहा है, हर जना यूपी पुलिस की जबरदस्त तारीफ कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज पब्लिक से ऐसा डीलिंग हमारा नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा क्या हमारी पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है। पुलिस से तो एक्सपेक्टेशंस कर दिए, लेकिन हर थोड़े दिन मुझे किसी का फोन आएगा कि भैया मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है ट्रैफिक सिग्नल पे, जरा उसको बता दो, छोड़ देगा। क्यों पकड़ा? मैंने बेल्ट नहीं लगाई, मैंने ये नहीं किया। तो जितना रूल्स वगैरह हम लोग तोड़ते हैं, जितना हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहते हैं, हमारी ड्यूटी से दूर रहते हैं, उस हिसाब से पुलिस एक्सपेक्टेशंस तो पूरे, लेकिन सपोर्ट बहुत कम है और लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो इसी में भी पुलिस का परसेप्शन, प्लस लोग कहते हैं कि पुलिस वाले बड़े रूड हैं। थाने पे कई लोग कभी गए होंगे, उनका एक्सपीरियंस जो भी रहा, क्योंकि थाना प्रभारी की सीट पर बैठ के देख ले एक दिन 24 घंटे में उसको कितने काम करने पड़ते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले पता लोग सीरियल देख रहा था, उसमें वो जयदीप पहलवत का जो कैरेक्टर, वो उसका बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या एग्जाम दे रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और ये आमतौर पर सभी पुलिस वालों के साथ है, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स। तो आदमी दिन भर नेगेटिविटी के बीच में है, सारा उसके ऊपर दारोमदा पूरी सोसाइटी का है, चाहे वो एक लड़की इलोप करे, चाहे कम्युनल टेंशन हो, चाहे कुंभ जैसे बड़े आयोजन हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे किडनैपिंग केस हो, और सभी में रिजल्ट्स तुरंत चाहिए।
हल्की सी भी गलती तो आप पे पूरी तलवार, इतना ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट को मुझे लगता है आंसरेबल शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा, मीडिया में भी तुरंत आएगा। तो इसलिए पुलिस की डिफेंस नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यों मतलब ऐसा होता है।